हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पॉइंट पर। तो अब हम करने वाले हैं चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहता है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कोई प्रॉब्लम्स दे रखी हैं नीचे, तो उसमें क्या करना है, उनको पहले सबसे पहले क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फॉर्म करना है। ठीक है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और उनका सॉल्यूशन किस मेथड से निकालने, मैंने बताया 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? ग्राफिकली और सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो उसने बोला है ग्राफिकली मेथड से ही इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 10 स्टूडेंट हैं 10वीं क्लास के, टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज। वे हिस्सा लेते हैं एक मैथ के कॉन्टेस्ट में। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो लड़के और लड़कियों की संख्या निकालो जिन्होंने उस क्विज में पार्टिसिपेट किया। बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। इसमें बोला 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, बट बॉयज कितनी है और गर्ल्स कितनी है हमको नहीं पता। तो हम क्या मान लेंगे, बॉयज को x या y कुछ भी मान लो। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज y। बॉयज का नंबर नहीं पता हमको, हमने x मान लिया। गर्ल्स के नंबर नहीं पता, हमने उसको y मान लिया। ठीक है, तो केस 1 मतलब फर्स्ट केस क्या कहता है? कहता है 10 स्टूडेंट्स थे, मतलब बॉयज के और गर्ल्स के दोनों के नंबर को मिला के टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 10 थे। तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी मेरी? x ये क्या हो गए, बॉयज हो गए, प्लस y ये क्या हो गई, गर्ल्स हो गई। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 10। ठीक है, केस सेकंड, केस 2 या सेकंड कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है लड़कों की संख्या से। कभी ये ज्यादा का, बाद का, पहले का, कहीं ऐसे आते हैं ना, एगो एज का कोई कंसेप्ट आए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करना, दोनों को इक्वल में रख दो। मतलब x इक्वल टू वाई, दोनों को बराबर में रख दिया कि अभी वो दोनों बराबर मान लेते हैं। लड़कियां हैं, ये लड़कियां y हैं, तो लड़कियों की जो संख्या है ना वो ऑलरेडी 4 ज्यादा है, बट मैंने साइन किसका लगाया है यहाँ पे? इक्वल का। मतलब मुझे इस साइड को LHS को RHS के बराबर करना होगा, ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो मैं 4 किस साइड प्लस करूंगा? इस तरफ। इधर से इक्वेशन बना लो, मतलब कि x को इधर ले गया, y को इधर ले गया, तो y इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू में ये उधर गया तो माइनस का 4। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को अब क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे करना है? देखो टेबल बना लो, यहां पे x, यहां y। अगर मैं x की वैल्यू को 2 रख दूं, या 2 नहीं 5 रख दो, छोटी वैल्यू, जितनी बड़ी कुछ भी रख सकते हैं वैल्यू, 2 रखो, 5 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, आंसर आपका तब भी आएगा। मैंने x की वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे? छोटी वैल्यू करने के लिए मैंने रख दिया यहाँ पे, चलो 0 ही रख लो, अभी 0 रख दिया, तो ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10। और जब मैंने y की वैल्यू को 0 रखा तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब इस 10 का मतलब क्या है? मुझे ग्राफ ना वो 10 तक लेके जाना पड़ेगा, मतलब ग्राफ लंबा बनेगा। अगर छोटा करना है तो कैसे होगा? x की वैल्यू क्या रखो? 5, 5 उधर जाएगा, माइनस का जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। या तो ऐसे कर लेना, नहीं तो इसको ऐसे रहने दो, कैसे भी कर लेना, चल जाएगा। यहां पे बनाओ एक टेबल, ये मेरा x और ये मेरा y। यहां पे x की वैल्यू 0 रखो तो क्या बचेगा? माइनस वाई इज इक्वल टू में -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 4। ठीक है, आप क्या करो, y की वैल्यू को 0 रख दो,
जब आप y की वैल्यू को 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। दोनों टेबल बन जाए उसके बाद क्या काम आता है हमारा नेक्स्ट, ग्राफ बनाना। अपना स्केल से सही से मार्जिन लेके अच्छा सा ग्राफ बनाओ। देखो x पे हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जा रही है मेरी, 10 तक जा रही है, तो मतलब x पे मुझे 10 तक लेना पड़ेगा। 1 2 8 9 10, ये x एक्सिस थी, ये मेरी x डैश थी, ये मेरी y थी, ये मेरी y डैश थी। ठीक है, x में नेगेटिव कहां तक है, 4 तक है, तो 5 तक ले लो, -5। ये जो आपका डिस्टेंस है ये बराबर होना चाहिए, स्केल से मेजर करके। ग्राफ पेपर पे ही बनाए तो बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा और सॉल्यूशन आपका एकदम सही आएगा। y एक्सिस पे हाईएस्ट कितना है, सिर्फ 5 है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, बस चलता जा रहा है, -1 -2 -3 और ये आगे तक। ठीक है ना, पहली क्वेश्चन पढ़ो। x 5 है, x कितना है, 5, 5 कहाँ है, यहाँ पे है, तो y भी कितना है, y भी है 5, तो x को y के 5 तक आगे बढ़ाया, मतलब जो y एक्सिस पे 5 था उसको यहाँ तक x के 5 तक ले गया, और जो x का 5 था उसको y के 5 तक ले गए। जहां पे इंटरसेक्ट हुआ वहां पे मेरा कोऑर्डिनेट आ गया 5,5। ठीक है, अब आगे x कितना है, 10 है, y कितना है, 0, y कितना है 0, x कितना है 10, 10 कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 10,0। लाइन बन गई तुम्हारी। मैंने क्या कहा था कि एक इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये लाइन जिस इक्वेशन की बनी होगी, इस लाइन के ऊपर वो इक्वेशन लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10। खत्म। अगली इक्वेशन पे आओ, x है 0, y है 4, x है कितना 0, y है कितना 4, तो ये आ गया, क्या हो जाएगा 0,4। ठीक है, अब x कितना है, -4 है, x है -4 और y कितना है 0, तो ये आएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये 0,-4, ये कोऑर्डिनेट हो गया। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में मिला दो। ठीक है, किस, ये लाइन जो बनी है किस इक्वेशन से बनी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 से बनी है। ठीक है, ये काम होते ही जहां पे भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ये थोड़ा आगे पीछे आ रहा है, जब आप स्केल से अच्छे तरीके से बनाओगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कि x कितना है और y कितना है, मतलब लड़के कितने हैं और लड़के कितनी है। x एक्सिस मैंने क्या मानी थी, लड़कों की मानी थी। ये लंबसम दिखा रहा है, 3 के ऊपर जा रहा है, 3 मान लेते हैं, और ये 7 जा रहा है, मतलब 7 + 3, लड़के 3 हैं, लड़कियां 7 हैं, टोटल स्टूडेंट 10 हो गए। ठीक है, अच्छा अगर सिर्फ तुम्हें इक्वेशन ही दी गई होती, मतलब पहले बता सकते थे तुम x प्लस वाई इज इक्वल टू में 10 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में -4 है। जो तरीका मैंने इंट्रो में बताया है रेशो वाला, उस तरीके से पहले ही बता सकते थे ना तुम कि ये ग्राफ कैसा बनेगा। a1 कितना है 1, a2 कितना है 1, इज इक्वल टू में a1 कितना है, सॉरी b1 कितना है 1 और b2 कितना है -1। क्या ये बराबर है, नहीं, ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सा केस हो गया, a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। और ऐसे ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग। और देखा हमारा ग्राफ कैसा बना, हमारा ग्राफ भी कैसा बना, इंटरसेक्टिंग बना। कितने पॉइंट पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं, एक पॉइंट पे काट रहे हैं, तो मतलब 1 सॉल्यूशन। और जिसका 1 सॉल्यूशन हो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। समझ गए ना, क्या होता है वो, कंसिस्टेंट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल है 7 पेन है, टुगेदर कॉस्ट 50। दोनों की कॉस्ट मिला के कितने बनते हैं, 50 रुपए बनते हैं। अगर मैं मार्केट से 5 पेंसिल
और 7 पेन लूं तो मैं कितने रुपए दूंगा, मैं 50 रुपए दूंगा, ठीक है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, मतलब अगर मैं उसी शॉप से 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदूं तो कॉस्ट जो आती है वो आती है 46। तो एक पेन की और एक पेंसिल की कॉस्ट निकालो, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो चीज हमें निकालनी है और वो नहीं पता हमें, तो हम क्या मान लेंगे उसको, एक्स। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, सॉल्यूशन लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज वाई। दोनों की कॉस्ट मान ली हमने कि एक्स और वाई है। नंबर कितने हैं, मतलब कितनी पेंसिल, फर्स्ट केस में कितनी पेंसिल खरीदी हमने, फर्स्ट केस में हमने 5 पेंसिल खरीदी। मान के चलो एक टॉफी वो 2 रुपए की है, मैंने 5 टॉफियां ली तो टोटल कितने रुपए हुए, मतलब नंबर को मैंने एक टॉफी के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 10 रुपए देने होंगे उसको, है ना। एक टॉफी कितने की थी, 2 रुपए की। टोटल कितनी टॉफी ली मैंने, 5 रुपीज की, तो 5 टू जा 10। कितने रुपए दोगे आप उसको, दुकान वाले को, 10 रुपए। तो सेम वही करना है, 5 पेंसिल है, एक पेंसिल अगर x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितनी की हो जाएंगी, 5 इंटू एक्स, ठीक है। प्लस कितने पेन है, 7 पेन है, तो 7 इंटू पेन की कॉस्ट कितनी है, y, तो 7y। टोटल कितने रुपीज दिए, मतलब पेन की कॉस्ट और पेंसिल की कॉस्ट मिलाकर आपने कितने रुपीज दिए, 50 रुपीज दिए। ये बन गई आपकी क्या इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड केस देखो, 7 पेंसिल है, मतलब 7x प्लस कितने पेन है, 5 पेन है, तो 5y इज इक्वल टू में टुगेदर कॉस्ट कितनी है, 46। इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे सॉल्यूशन निकालना है इसके, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेबल बनाऊंगा। उसने पहले ही बोल दिया है कि कौन सा मेथड यूज करना है, ग्राफिकली, भैया कोई और मेथड यूज भी मत कर देना, ठीक है ना। तो ग्राफिकली मेथड के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन की टेबल बना लो, पहली वाली इक्वेशन की मैं यहां बना लेता हूं, एक्स और वाई। इस वाले की यहां बना लेते हैं, एक्स और वाई। अब देखो यहाँ पे 50 है नंबर, डिजिट कितनी है यहाँ पे 50। अगर आप छोटी छोटी वैल्यूज रखोगे तो बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये आपने चेक कर लेना पहली सवाल करने से पहले। अगर x की वैल्यू को आप 0 रखते हो तो 0 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसको पूरे को 0 कर देगा, और 7 उधर जाएगा तो 7 की टेबल में 50 आता नहीं है। तो कुछ ऐसा नंबर लगाना है जो पूरा पूरा सोल्व हो जाए, डेसिमल में या फिर आपका फ्रैक्शन में नंबर ना आए। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट रख दूं, मतलब x की वैल्यू रख दूं 1, उधर जाएगा तो हो जाएगा 45, वो भी नहीं हो रहा, 5 टू 10 और 40 हो जाएगा, 15 पे हो जाएगा ये। हाँ, मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू में 50। x की वैल्यू 3 रखी तो 5 3 जा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू में 50। 15 उधर गया तो क्या आ गया, माइनस का हो गया, और ये कितना हो गया 35, 5 जा पे पूरा पूरा हो गया, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 5। समझ गए, है ना, इजी। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब ऐसी y की वैल्यू कुछ रखो जो पूरा पूरा कट जाए। अगर मैं y की वैल्यू को 0 रख दूं, y की वैल्यू को अगर मैं 0 रख दूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, और 5 से 50 डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा 10। मतलब अगर मैं y की वैल्यू को 0 रखता हूं तो x कितना आ जाएगा मेरा 10। ये बन गई मेरी इस इक्वेशन की टेबल, ठीक है। अगली इक्वेशन देखो, मैं 1 रखूंगा तो 7 उधर जाएगा, यहाँ पे आएगा 39, नहीं होगा। 14 8 जा 56। देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखूं तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखी तो 7 8 जा 56 प्लस 5y
इज इक्वल टू में 46, 56 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 10 माइनस का, और 5 से 10 गया 2 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अगर मैं x की वैल्यू 8 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। उसी तरीके से अब y की वैल्यू कुछ रखो जो पूरा पूरा चला जाए। अगर मैं y की वैल्यू 5 रख दूं तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू में 46, 7x प्लस में y की वैल्यू मैंने 5 रखी तो 25, 46, 25 ये उधर गया, तो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25 कितना आ गया यहाँ पे 21, और 7 से गया 3 पे, कितनी आ गई वैल्यू 3। मतलब कि अगर मैंने y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3। ये दोनों टेबल रेडी हैं। अब अगला क्या है हमारा, ग्राफ बनाना। ग्राफ कैसे बनाएंगे, बड़ा ही सिंपल है, आप सभी को आता है। देखो x पे लास्ट कहाँ तक जाना है, मुझे 10 तक जाना है, ठीक है। तो x एक्सिस पे मुझे 10 तक जाना है, y एक्सिस पे मुझे लास्ट 5 तक जाना है। तो ज़्यादा पेन और पेपर वेस्ट ना करें, x डैश y, यहाँ पे y डैश, ये हो गया ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, मतलब y कितना था मेरा लास्ट 6 तक छोड़ दो, 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 6, ठीक है ना। अब देखो x कितना है 3 है, x कितना है 3, x एक्सिस पे 3 ढूंढो, कहाँ पे आएगा x एक्सिस पे 3 यहाँ पे, ठीक है। y एक्सिस पे 5, y एक्सिस कहाँ है, ये y एक्सिस पे 5 ढूंढो यहाँ पे। इस 3 को y एक्सिस के 5 तक स्ट्रेट बढ़ाओ, और इस 5 को x एक्सिस के 3 तक स्ट्रेट बढ़ाओ। जहां पे इंटरसेक्ट हो जाए वहां पे कोऑर्डिनेट बन जाएगा तुम्हारा। कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम्हारा 3,5, ठीक है। अगर y एक्सिस 0 है, y एक्सिस कितनी है 0, 0 यहाँ पे, और x एक्सिस कितनी आ जाएगी, x एक्सिस पे 10, x एक्सिस पे 10, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 10,0। लाइन आ गई तुम्हारी, और इस लाइन का नाम दे दो, क्या होगा, मतलब इक्वेशन, किस इक्वेशन से आई है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू में 50, ठीक है। अगली इक्वेशन, मतलब अगली टेबल, अगली लाइन, x जो है वो तुम्हारा कितना है 8 है, y कितना है -2, y पे -2, यहाँ पे -2 को कहां तक बढ़ाना है 8 तक बढ़ाना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्या आएगा 8, -2, ठीक है। x एक्सिस कितना है 3 है, x एक्सिस 3 है, y एक्सिस कितना है 5 है, तो मतलब वो यहीं पे बनेगा, है ना वापस से। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला दिया, ये लाइन आई, ये लाइन किसकी वजह से आई 7x प्लस 5y इज इक्वल टू में 46। तो ऐसी हमारी बनेगी, ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा, जहां पे भी ये कटेंगे वही क्या होगा, इनका सॉल्यूशन होगा। मतलब 3,5 पे कट रहे हैं तो 3,5 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशो। रेशो क्या होते हैं हमारा, हमने बताया था रेशो क्या होते हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। इन रेशो को कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करके बताना है फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग, जो इन इक्वेशन से द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि लीनियर इक्वेशन के इन रेशो को कंपेयर करने के बाद जो लाइनें बनेंगी वो कैसी होंगी, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी वो किसी पॉइंट पे, या पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ये दो इक्वेशन दे रखी है इसने, ठीक है, इनके रेशोज को क्या करना है कंपेयर करना है। पहले जैसे इंट्रो में मैंने बताया था, अगर किसी ने इंट्रो ना देखा हो तो पहले वो इंट्रो देख ले, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बताना है हमारे को कि A1 क्या है, बताओ A1 क्या होता है। A1 होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है, पहली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 5, और A2 क्या है यहाँ पे 7, B1 क्या है -4,
B2 कितना है 6। अगर मैं पूछूं B1 कितना है तो 4 नहीं, साइन के साथ लेना है। B1 का साइन क्या है आगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस होगा। ऐसी C1 कितना है 8, C2 कितना है -9। ठीक है, अब रेशो कंपेयर करो, 5/7 इक्वल टू में -4/6। ये कटता है, काट दो, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। क्या ये दोनों बराबर है? जी नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। 5/7 इक्वल नॉट -2/3। तो ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये होता है तो क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्टिंग। मतलब कि जो भी इन दो इक्वेशन से ग्राफ बनेगा वो उसकी लाइनें कैसी होंगी? उसकी लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, और जो इंटरसेक्ट होता है कितने सॉल्यूशन होते हैं उसके? उसके 1 सॉल्यूशन होते हैं और वो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो कैसा होता है? वो कंसिस्टेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। A1 बताओ 9, A2 कितना हो जाएगा 18, B1 हो जाएगा 3, B2 कितना हो जाएगा 6, C1 12, C2 24। ठीक है, रेशो बनाओ, 9/18 इक्वल टू में 3/6। काट के देखो, 9 2 जा 18, 1/2 आ गया, 3 2 जा 6। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तब भी हम तीसरे को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए अभी, तो फिर अगला क्या करेंगे? कंपेयर 12/24। ये भी क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे तीनों इक्वल आ गए, मतलब 1/2 इक्वल में है, 1/2 इक्वल में है, 1/2, तीनों इक्वल में है ना। तो कौन सा केस हो गया? A1/A2 इक्वल में B1/B2 इक्वल में C1/C2। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो जाता है? जब तीनों इक्वल हो, मतलब तीनों रेशो इक्वल हो, तो क्या बोलते हैं उसको? कंसिस्टेंट, सॉरी कोइंसिडेंट। और जो कोइंसिडेंट होता है वो उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और जिसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं वो कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है। इन नामों में कंफ्यूज मत होना, जैसे अभी मैं हो गया था। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थर्ड का। A1 बताओ 6, A2 2 होगा, B1 क्या होगा -3, B2 क्या होगा -1। y के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिसका आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है? 1 होता है, और वो भी किसका है? माइनस का है। तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। C1 की वैल्यू हो जाएगी 10, C2 की वैल्यू हो जाएगी 9। कंपेयर करते हैं, 6/2 इज इक्वल टू -3/-1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 3 जा 6। तो देखो 3/1 3/1, ये तो बराबर 3 इक्वल 3 हो गया ना, ये बराबर है। तो अब आगे चेक करेंगे, 10/9 ये बराबर नहीं है। तो A1/A2 ऐसे पहले लिख के बता दो इनको कि 3/1 इक्वल में है 3/1 बट इक्वल नॉट है 10/9। कौन सा केस हो गया ये? A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। कौन सा केस हो जाता है ये? पैरेलल। और जो पैरेलल होता है वो क्या होता है? नो सॉल्यूशन होते हैं उसके, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। तो चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन कहता है कि on comparing the ratio A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। इस क्वेश्चन में हमने क्या बताना है कि जो हमारे पेयर हैं, जो हमारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस के पेयर हैं, वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन से होते हैं? मैंने क्या बताया था कि जिनके सॉल्यूशन होते हैं, या वन सॉल्यूशन हो या फिर मैनी सॉल्यूशन हो। वन सॉल्यूशन कब होता है? जब इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, और मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं? जब कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो इक्वेशन दे दी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फटाफट से बताना है, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा मैं, वो आप लोग खुद कर लेना। A1/A2 मतलब 3/2, A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 2 है, इक्वल टू में B1 है 2 और B2 कितना है -3। क्या ये इक्वल है? जी नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस हो गया? A1/A2 इक्वल नॉट है B1/B2। तो ये कौन सा ग्राफ बनेगा? इसका कैसा ग्राफ बनेगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? और जब इंटरसेक्टिंग बनेगा तो वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट।
ठीक है, तो ये तो हो गया कंसिस्टेंट। सेकेंड वाले पे आ जाओ, 2/4 इक्वल टू में -3/6। तो इसको करो, 2 2 4 पे गया ये, 3 2 6 पे गया ये, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों तो बराबर हो गए। अगला चेक करो, 8/9, क्या ये बराबर है? जी नहीं, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो कौन सा केस हो जाएगा? 1/2 तो बराबर है 1/2 के, बट इक्वल नॉट है 8/9 के। केस बताओ, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल नॉट है किसके? C1/C2 के। तो ये कौन सा बन गया? देखो, इज इक्वल नॉट का साइन सिर्फ 2 आया, तो ये बन गया पैरेलल। और जब ये पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ। अब थर्ड वाला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करते हैं बच्चे कि A1 को ही लिख देते हैं कि 3/2 है, बट इसको सीधा सीधा मत लिखो, इसको और इजी करना है, समझना है तो पहले इसका एलसीएम ले लो। इक्वेशन क्या दे रखे है आपको? 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू में 7। ठीक है, इक्वेशन दे रखी है। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया है कि नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 3 3 9 x, बीच में किसका साइन है? प्लस का, 5 2 10y इज इक्वल टू में 7। अब जो 6 है ये डिवाइड में है, इज इक्वल टू के उधर भेजूंगा तो किस में जाएगा? ये मल्टीप्लाई में जाएगा। और 7 6 कितना हो जाएगा? 42। ये अब हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी क्या है? इक्वेशन 2। ठीक है, अब बताओ A1 कितना हो गया? 9, A2 कितना हो गया? 9, B1 कितना हो गया? 10 और B2 कितना हो गया? -10। क्या ये बराबर है? इससे तो जी ये कट गया, 1/1 आ गया, बट इससे जब इसको काटा तो 1/-1 आया। मतलब 1/1 इक्वल है क्या 1/-1 के? नहीं है ना, तो ये भी क्या होगा? इंटरसेक्टिंग। मतलब केस कौन सा है? A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के। जब ये इक्वल नहीं है, ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। और जो इंटरसेक्टिंग होता है वो कैसा होता है? कंसिस्टेंट। क्यों होता है? क्योंकि वन सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, A1 कितना आएगा? 5, A2 कितना आएगा? -10, इक्वल में B1 आएगा -3, B2 आएगा कितना? 6। काटो, 5 2 10, 1/2, 3 2 6। अब ये मत बोलना कि जी इसमें तो आ रहा है 1/-2 और इसमें आ रहा है -1/2। बात एक ही है, माइनस ऊपर हो या नीचे हो, बात एक ही होती है। तो ये दोनों तो बराबर हो गए। जब ये दोनों बराबर हैं तो अब क्या करेंगे? अब अगला चेक करेंगे, 11/-22, ये भी कट रहा है, काट दो। अब देखो क्या आ रहा है? -1/2 इक्वल टू में -1/2 इक्वल टू में -1/2। तीनों इक्वल हैं, कौन सा केस बन जाएगा? A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। जब तीनों इक्वल होते हैं तो कौन सा केस बनता है? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट मतलब मैनी सॉल्यूशन, और जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो कौन सा होता है? कंसिस्टेंट होता है। वो क्या होता है? कंसिस्टेंट। ठीक है, अगला 4/3, सेम थर्ड की तरह है ये सवाल। पहले आप लोग करोगे, वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को करके देखो। ठीक है, मैं करवाता हूं। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 8। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। एलसीएम लेंगे, 3 1 3, नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 4x, बीच में इसका साइन है प्लस का, 3 2 6y इज इक्वल टू में 8। ठीक है, अब जो डिवाइड में था इज इक्वल टू उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में होने के बाद 8 3 24, ये आ गई इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, A1 बताओ 4, A2 बताओ, A2 ये रहा 2 इज इक्वल टू में B1 बताओ 6, B2 बताओ 3 इज इक्वल टू में, पहले इसको ही चेक करते हैं, 2 2 4, 3 2 6, ये दोनों तो बराबर आ गए, तो इसलिए अब अगला भी चेक करो। 24 और C2 कितना है? C2 है आपका 4। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा? 6 पे। तो क्या ये बराबर है?
जी नहीं, ये बराबर नहीं है, और ये बराबर नहीं है तो मतलब A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, ठीक है जी, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो कैसा ग्राफ बनेगा? पैरेलल, और पैरेलल का क्या होता है? नो सॉल्यूशन, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। समझ गए?